है। अतीक अशरफ पर गोली चलने के बाद उनकी हत्या करने वाले कातिल जय श्री राम के नारे लगाते हैं। जब जय श्री राम के नारे कातिलों द्वारा लगाए जाते तब पुलिस आकर गोद में इस तरह से पकड़ती है जैसे किसी बच्चा को पकड़ रहा हो। और उसके बाद आपने देखा होगा कि जब गोलियां भी चलती है तो एक पुलिस एक अपराधी एक कातिल के पीछे से हाथ बढ़ाती है और उसके पीछे से पीठ पर हाथ डालती, फिर अचानक से भागती हुई नजर आती है। फिर उसके बाद तीनों अपने आप को सरेंडर करता है, जय श्री राम के नारे लगते हैं। उसी बीच मीडिया कर्मी द्वारा एक आवाज सामने आती है कि माइक को बंद करो, यानी जहां पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं वो आवाज नहीं आनी चाहिए, इसलिए माइक को बंद करो। आखिर मीडिया कर्मी ने ये गलती क्यों की या फिर ये जानकर ऐसा क्यों किया कि माइक को बंद करो, यानी मीडिया कर्मी इस तरह से क्यों कर रही थी, इस पर भी कई अहम सवाल बनते हैं। और सवाल ये भी है कि इस आवाज को कैच न कर सके और कई ऐसे चैनल्स हैं जहां पर जय श्री राम के नारे जो हैं उसको काट दिए गए हैं, उसे एडिट कर दिया गया है ताकि आप तक ये बात सच जो है वो पहुंच ना सके। तो कहीं ना कहीं और क्या ज़रूरत थी कि मीडिया कर्मी के सामने अतीक और अशरफ को लाना ज़रूरी है? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था? क्या कुछ और भी करना था? जब देश के प्रधानमंत्री कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खुलेआम नहीं करते हैं तो एक अपराधी को, एक कुख्यात को, एक माफिया को इस तरह से सामने क्यों लाया जाता है? तो ये मर्डर जो है, लाइव मर्डर, पूरी तरीके से प्री प्लान मर्डर किया गया है। यह साफ तस्वीरों में से जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। और जिस तरीके से योगी सरकार द्वारा जो मॉडल को फॉलो किया जा रहा है वो देश के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा और वो खतरनाक साबित हो रहा है। जो असली अपराधी उस पर भी सख्ती नहीं बरती जा रही है। ये गोली तंत्र का काम चल रहा है, जहां लोकतंत्र है वहां गोली तंत्र का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? क्या सभी अपराधियों को इसी तरीके से मार गिराया जाएगा? लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों इस तरह से किया गया, क्यों पुलिसकर्मी भागती हुई नजर आई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात वहां पर क्यों नहीं किए गए? क्या पूरी तरह से ये एक साजिश के तहत हत्या की गई है? क्या देश में यूपी का कानून व्यवस्था बिल्कुल अलग है या देश से बिल्कुल बाहर बना दिया गया है, या देश के कानून, संविधान और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से भी क्या वाकई बीजेपी सरकार या योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को अलग बना दिया गया है? क्या अलग ढांचे तैयार किए गए हैं? अतीक और अशरफ मर्डर जो है वो साफ तौर से यह जाहिर करता है कि वाकई यूपी सरकार द्वारा कानून व्यवस्था को बिल्कुल ही बदल दिया गया है। सबसे पहले और फेक एनकाउंटर के बाद बुलडोजर अभियान चलाया जाता है जिसमें बेगुनाह लोगों के घर भी तोड़ दिए जाते हैं। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां अपराध में नंबर 1 आता है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां उन्नाव कांड होता है। यह वही उत्तर प्रदेश है हाथरस कांड होता है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पर अजय मिश्रा और बेटा आशीष मिश्रा द्वारा किसानों को कुचला जाता है। यह वही उत्तर प्रदेश है जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। आज उत्तर प्रदेश का जिक्र जरूरी इसलिए है कि जिस तरीके से लाइव मर्डर का प्रोग्राम तय किया गया या पुलवामा अटैक को लेकर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि इसमें गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री भी जिम्मेदार नजर आए हैं। कि जो सवाल राज्यपाल द्वारा पूछा गया था, यानी सत्यपाल मलिक साहब ने ये खुलासा किया है एक इंटरव्यू के दौरान कि जब मैंने इसकी जानकारी देश के गृह मंत्री को दी और इसकी जानकारी इसको लेकर मैंने बात करने की कोशिश देश के प्रधानमंत्री से की तो उस वक्त उन्होंने कहा कि तुम चुप रहो, इस मामले पर हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। अतीक और अशरफ का मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल लाया गया और अचानक आपने देखा कि 2-4 मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद होते हैं। कैमरे के सामने लाइव मर्डर होता है और सुरक्षा कर्मी जो पुलिस कर्मी वहां पर होती है वो भाग जाते हैं। आखिर पुलिस क्यों भागती है? अपनी जान को बचाने के लिए वो पुलिस भाग जाती है। लेकिन सवाल ये भी सुरक्षा कर्मी की कमी क्यों नजर आई है? दूसरी बात यह है कि अतीक और अशरफ हत्याकांड मामले में क्या किसी और का भी हाथ है? और ये भी सवाल पूछना लाजमी है कि जिसके पास खाने की 3 वक्त
वक्त की रोटियां नसीब नहीं हो सकती हैं और उसके पास 6-6 लाख रुपए की टर्किश पिस्टल किसने दी, उसके रहने की व्यवस्था किसने की। 3 जो अपराधी आए जिसने गोली चलाई, लाइव मर्डर किया अतीक का, उसको लेकर कई अहम सवाल हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि अतीक अशरफ के हत्याकांड क्या जो जिम्मेदार अपराधी हैं, जो कातिल हैं, कत्ल करने के बाद 19 से कई गोलियां चलाने के बाद यानी जय श्री राम के नारे लगते हैं। जरा सोचिए, जब कोई मस्जिद तोड़ी जाती है जय श्री राम के नारे लगते हैं। जय श्री राम के नाम पर हत्याकांड की शुरुआत आज नहीं, बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। लेकिन कपिल सिब्बल द्वारा भी हस्तक्षेप किया गया है कि अचानक ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि दोनों को मेडिकल करवाने के लिए लाया गया। और 2024 से पहले इस तरह से एनकाउंटर करना और एक कुख्यात अपराधी या माफिया को लाइव मर्डर के सहारे मार डालना, क्या तीनों पर कार्रवाई होगी? जो 3 अपराधी सामने हैं, क्या उसके जो बैकग्राउंड को खंगाला जाएगा? हालांकि खंगाल लिया गया है, उसमें देखा जा रहा है कि अब तक जो सख्ती बरती जानी चाहिए वो सख्ती नहीं बरती गई है। किए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जो कि कुख्यात अपराधी है, पशु तस्कर है, भू माफिया है, खनन माफिया है। इन तमाम माफियाओं का नाम सामने है। कुछ नाम मैं पढ़ना चाहूंगी। उसके बाद जो 61 नाम सामने लाए गए हैं, लिस्ट जारी की गई है। एक और भी लिस्ट जारी हुई थी जहां पर सोशल मीडिया के जरिए आपने देखा होगा कि लिस्ट जारी हुई। उस पर क्या उन तमाम लिस्ट में से कुछ नाम इस लिस्ट में, न्यू लिस्ट में है या नहीं है, जाना जरूरी है। 61 नाम में गुड्डू सिंह का नाम है कुंडा से, और मैं आपको बताती चलूं 61 नाम में कई नाम जो हैं वो एक एक कर बता नहीं सकती, लेकिन कुछ नाम जो है मैं लूंगी उसमें, ताकि आपको पता चल सके। गब्बर सिंह बहराइच से हैं और उधम सिंह मेरठ से हैं जो नाम आए हुए। योगेश भदौरा मेरठ से हैं, बदन सिंह बद्दो हैं और अजीत चौधरी अक्कू हैं। इसमें धर्मेंद्र किरठल का नाम है, इसमें सुनील राठी का नाम है, अभिषेक सिंह हनी उर्फ जहर का नाम है, निहाल उर्फ बच्चा पासी का नाम है। योगी सरकार का मंशा है कि वो, अगर योगी सरकार चाहती है कि यूपी से अपराध खत्म हो, तो क्या उन्नाव कांड के अपराधी या फिर रेपिस्ट या फिर बलात्कारी कुलदीप सेंगर की हत्या की जाएगी? क्या वाकई अपराध खत्म करना चाहती है सरकार? अपराधी को खत्म करना चाहती है सरकार? योगी सरकार द्वारा क्या अजय मिश्रा टेनी की हत्या की जाएगी? क्या उसका भी एनकाउंटर किया जाएगा? क्या अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का भी मर्डर कर दिया जाएगा? जो 61 नाम सामने आए हैं, लिस्ट में सभी को मार दिया जाएगा, सभी का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। अगर गोलियों से ही यानी गोली तंत्र के सहारे अगर इंसाफ हो रहा है, अपराधियों को खत्म कर दिया जा रहा है, तो क्या कानपुर में बुलडोजर के डर से जिस तरीके से माँ बेटियां आग के हवाले हो गई, जलकर राख हो गई, तो क्या उनका भी जो अपराध है, जो अपराधी है, उसका भी एनकाउंटर किया जाएगा? क्या कुलदीप सेंगर का भी एनकाउंटर किया जाएगा? सवाल सबसे पहले कुलदीप सेंगर से पहले मैं सवाल ये पूछना चाहूंगी योगी सरकार से कि योगी सरकार को अपराध से इतनी ही नफरत है और अपराधी से इतनी ही नफरत है, तो क्या जस्टिस लोया कांड के अपराधी कातिल को मार गिराया जाएगा? क्या सेंगर को भी मार दिया जाएगा? क्या इनका भी एनकाउंटर होना जरूरी है? अपराधी से इतनी ही नफरत है तो क्या जिस तरीके से हाथरस कांड हुआ, जो उसमें दरिंदे हैं उनको भी खत्म कर दिया जाएगा, उनका भी एनकाउंटर होगा? और क्या बिल्किस बानो के 11 दरिंदे और बिल्किस बानो के परिवार के 7 लोगों की हत्या करने वाले 11 कातिलों का जिस तरीके से फूल मालाओं द्वारा स्वागत किया गया है, क्या उनका भी एनकाउंटर कर दिया जाएगा? मैं सब पर सवालिया निशान इसलिए लगा रही हूं क्योंकि अगर देश में, अगर उत्तर प्रदेश है और कानून व्यवस्था देश में एक जैसा है, क्योंकि कहते हैं कि देश में कानून बराबर है और सबके लिए बराबर है, न जाति है, न धर्म है, न मजहब है, और
कुछ नहीं है। अगर वाकई है तो सरकार क्या बिल्किस बानो के दरिंदों को वाकई सरेआम लाइव मर्डर के द्वारा खत्म कर देगी? क्या सरकार ये फैसला ले सकती है कि बिल्किस बानो के तमाम दरिंदों यानी 11 दरिंदों का खात्मा होना जरूरी है? और सवाल ये भी है कि जस्टिस लोया कांड का जो कातिल है क्या उस कातिल को पकड़ा जाएगा? क्या जस्टिस लोया कांड के कातिल को मार गिराया जाएगा? क्या गौरी लंकेश के कातिल को भी एनकाउंटर के सहारे खत्म कर दिया जाएगा? सरकार के लिए सवाल जरूरी है और जवाब देना भी आप लोगों की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, योगी सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आप इस तरह से अपराध को खत्म करना चाहते हैं तो अजय मिश्रा टेनी को भी खत्म कर दिया जाए, या फिर अजय मिश्रा टेनी के बेटे यानी आशीष मिश्रा का भी मतलब एनकाउंटर होना जरूरी है। जो 61 नाम आए हैं, कई ऐसे नाम हैं जो इसके अंदर नहीं है। क्या उन तमाम 61 नाम में शामिल क्यों नहीं किया गया? क्या जाति धर्म मजहब देखकर योगी सरकार फैसला ले रही है? लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार जो चीजें अब कर रही है वो वाकई ही बहुत ही खतरनाक है। यानी देश के कानून व्यवस्था को एक तरह से खत्म कर दिया गया है योगी सरकार के द्वारा। अगर योगी सरकार इस तरह से एनकाउंटर करवाती है तो सभी का एनकाउंटर होना जरूरी है। और जो लिस्ट जारी की गई है, मैं सवाल पूछूंगी कि 61 लोगों की हत्या की जाएगी, एनकाउंटर किया जाएगा, या गाड़ी पलटकर 61 लोगों की जान ले ली जाएगी? अगर गोलियों से ही, गोली तंत्र के द्वारा अगर इंसाफ देश में हो रहा है तो उन तमाम लोगों के लिए भी इंसाफ होना जरूरी है जो बेटियों के साथ दरिंदगी की है, हत्याकांड किया है, या फिर यूं कहे हाथरस कांड के जितने दरिंदे हैं उनकी भी हत्या हो जाए और एनकाउंटर होना भी जरूरी है। यानी कपिल सिब्बल भी इस पर कई अहम सवाल पूछे हैं। अब मैं बात करूंगी पुलवामा अटैक को लेकर। पुलवामा अटैक को लेकर जिस तरीके से सवाल या निशान सरकार पर उठाया जा रहा है, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कई अहम सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, लेकिन सरकार एयरक्राफ्ट देने से साफ इनकार कर चुकी थी, जिसको लेकर पाकिस्तान ने भी इस पर हमला किया है, इस पर जवाब दिया है कि आप लोग अपने घर में ही साजिश रचते हैं और बदनाम पाकिस्तान को करते हैं, और सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर और तमाशा कर करके आप वोट बटोरने का काम करते हैं। एक तरफ जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं जवानों के नाम पर आप वोट बटोरने का काम करते, बहुमत से सरकार लाते और उसी शहीद के नाम पर आप वोट के लिए अलग अलग राज्यों में जाकर हाथ जोड़कर ये कहते हैं कि नहीं, जो जवान शहीद हुए हैं उनके लिए मैं बहुत ही परेशान हूँ, उनके लिए मैं बहुत ही इमोशनल हूँ, और मैं हमारे जो देश के जवान शहीद हुए हैं वो उसका बदला हमने सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा ले लिया है। यानी आप लोगों को, देश की जनता को सरकार किस तरह से एक पार्टी गुमराह करती है और आप उसमें गुमराह होते नजर आते हैं, उसके बाद बहुमत से सरकार बनती है। लेकिन सवाल जो है कपिल सिब्बल उठा रहे, 8 सवाल है, कई सवाल मेरे भी है, RDX को लेकर भी मैं आप सबसे पहले सवाल करूंगी। जब देश में जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ही स्ट्रांग है, अगर फेलियर नहीं है तो हमारे जवान पुलवामा अटैक में शहीद कैसे हो गए? पहला सवाल। और मैंने एक इंटरव्यू के दौरान भी, मैं खुद इंटरव्यू देने गई थी, उस वक्त मैंने एक सवाल किया था कि 300 RDX अगर आपके घर के अंदर लेकर, यानी आपके देश के अंदर लेकर कोई घूम रहा हो और बॉर्डर को क्रॉस करके आया हो, तो क्या आपके सिस्टम इतने फेलियर, इतने कमजोर, इतने मजबूर है कि उनको कुछ नजर नहीं आया कि 300 RDX देश के अंदर कहां से आया? जब इस वजह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे जो आपने नहीं किया। सिस्टम सरकार, केंद्र सरकार पर सत्यपाल मलिक जैसे सवाल उठाते हैं वैसे ही अतीक अहमद का मर्डर होता और लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि जो लिस्ट जारी किए जा रहे हैं, क्या उन तमाम लिस्टों में जो लोग शामिल हैं और कई नाम अभी नहीं लिए गए हैं, क्या उन तमाम लोगों का एनकाउंटर होगा या फिर लाइव मर्डर कर करके उनको खत्म कर दिया जाएगा? इसलिए मैंने जस्टिस लोया का नाम लिया। जस्टिस लोया का कातिल क्यों फरार है? जस्टिस लोया के कातिल को कब ढूंढा जाएगा? जस्टिस लोया को इंसाफ कब मिलेगा? अगर सरकार वाकई अपराध से नफरत करती है तो सरकार जवाब दे कि आखिर आपके देश में, हालांकि राज्य आपका अलग है, देश के अंदर ही उत्तर प्रदेश है, ऐसा नहीं है कि
कि देश से बाहर उत्तर प्रदेश है, ऐसा नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था वाकई देश से बाहर सा नजर आ रहा है। हर चीज गोलियों से ही बदला क्यों लिया जा रहा है? गोलियों के सहारे इंसाफ क्यों हो रहा है? जो अपराधी हैं उन अपराधियों पर शिकंजा कब कसा जाएगा? क्या उसमें भी जाति धर्म देखकर आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? और सवाल यह भी है कि जब मेडिकल की जरूरत नहीं है तो उसे अतीक और अशरफ को क्यों लाया गया? और अतीक अशरफ के जो कातिल हैं उसका कनेक्शन बीजेपी से कैसे है, केंद्रीय मंत्री से कैसे है? स्मृति ईरानी के घर पर या ऑफिस या दफ्तर जो भी चाहे उस फोटो में साफ नजर आता है कि स्पेशली ये जो है लवकेश वो पहुंचे हैं, वहां पर मौजूद है एक अपराधी जो कातिल है, जो लाइव मर्डर किया अतीक और अशरफ का, वो भी केंद्र मंत्री के ऑफिस या घर में नजर आए हैं। उस फोटो में आप देखेंगे। इन तमाम चीज़ों को क्या खंगालना चाहिए? क्या सरकार को इस पर तमाम चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए? क्या योगी सरकार जो कर रही है वो वाकई सही कर रही है? कई अहम सवाल हैं। और अचानक मेडिकल की ज़रूरत अतीक और अशरफ को क्यों हुई, जबकि डॉक्टर ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं दी गई? अतीक और अशरफ को जब रास्ते पर लाया गया तो उस वक्त यानी 10 मिनट पहले ये जानकारी दी गई हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा ये जानकारी दी गई। अगर इस तरह का मामला था, हमें बुलाया जाता तो मेरी टीम वहां पर पहुंच जाती। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, उसमें साफ नजर आया। चश्मदीद ने कहा कि जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ को लाया गया था उस वक्त सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बिल्कुल भी नहीं थे। पुलिस 10 मौजूद थी, और ऐसे पुलिस इतने बड़े माफिया या कुख्यात अपराधी को ला रहे थे जैसे एक चोर को पकड़कर कोई गांव से जीप में बैठाकर ले जा रहा हो। एक सिंपल सी जीप है और जीप के अंदर उसको लाया गया है। कई खामियां नजर आई है, लेकिन योगी सरकार द्वारा जो खामियां नजर आई हैं उस पर अभी चुप है। लेकिन धारा 144 लगाकर लोगों को दूर करना, लोगों को हटाना, लोगों को डाइवर्ट करना, ये इंसाफ नहीं है। योगी सरकार को इंसाफ अगर करना है तो वो सही से इंसाफ करे और जांच करे कि इसके साथ कौन है। लाइव मर्डर में 3 लड़के कहां से लाए गए, किसके सहारे लाए गए, टर्किश पिस्टल किसने दी? इन तमाम चीजों को सरकार को देखना होगा और जांच करनी होगी। बजरंग दल से कनेक्शन बताया जा रहा है, बीजेपी से कनेक्शन देखा जा रहा है, जो कातिल है, जो अपराधी है। तो ये तमाम मामले सामने आए हैं।